हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एचआर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका पार्ट 13 स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सीड। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सीड इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म फ्लावर रहते हैं या प्लांट रहते हैं, इन एंजियोस्पर्म द सीड्स इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं, ठीक है, या जो बीज होते हैं, वो वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, इसे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहा गया है। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। सभी को पता है कि जो सीड्स होते हैं या बीज जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं या फ्रूट के अंदर फॉर्म होते हैं। A seed typically consists of seed coat, cotyledons and embryo axis। ठीक है, तो सीड जो सीड्स होता है या जैसे जो बीज होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सीड कोट होता है। ठीक है, मतलब सीड की जो आउटर लेयर होती है, सीड कोट होता है। कोटिलेडन होते हैं, किसी में 2 कोटिलेडन होते हैं, जैसे इस वाले में 2 है, तो किसी में 2 कोटिलेडन होते हैं, किसी में 1 रहता है। तो अगर ज्यादा 2 कोटिलेडन हो तो कोटिलेडन्स कहेंगे हम, इसलिए यहाँ पर कोष्टक में एस लिखा हुआ है, और 1 हो तो एस नहीं लगेगा। एंड एन एम्ब्रायो एक्सिस। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो बीच की जो लाइन होती है, ठीक है, जो दोनों कोटिलेडन्स को डिवाइड करती है वो कहलाती है एम्ब्रायो एक्सिस। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती है किसी भी बीज में या सीड में। तो द कोटिलेडन्स ऑफ एम्ब्रायो आर सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम्स। ठीक है, तो जो कोटिलेडन्स होते हैं, ठीक है, एम्ब्रायो एम्ब्रायो के, वो जनरली बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। और आप देखोगे तो जो कोटिलेडन्स होते हैं वो जनरली थिक होते हैं। ठीक है, और स्वॉलन होते हैं। स्वॉलन मतलब फुला हुआ, ठीक है, थिक मोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें फूड रिजर्व रहता है। ठीक है, फूड रिजर्व उसमें स्टोरेज रहता है, जैसे कि लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब जो दालें होती हैं या जो फलीदार फलियां होती है, ठीक है, उसमें। मेच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो जो मेच्योर सीड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं और एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं। अब ये दोनों क्या होता है? तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पी एंड ग्राउंडनट। ठीक है, तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स जो रहते हैं उनमें कोई भी रेसिड्यू एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं रहता है। रेसिडुअल मतलब क्या होता है? बचा हुआ होना। ठीक है, एंडोस्पर्म उसमें बाकी नहीं रहता है। क्यों बाकी नहीं रहता है? क्योंकि वो टोटली कंज्यूम हो जाता है उस एम्ब्रायो के द्वारा, एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पी है, ग्राउंडनट है। ठीक है, इनमें आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। और इसके कंट्रास्ट में जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ठीक है, और इसके कंट्रास्ट में जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, ठीक है, उनमें एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रह जाता है। ठीक है, क्यों रह जाता है? क्योंकि उस पार्ट को एम्ब्रायो अपने डेवलपमेंट के दौरान पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब उसको कम एंडोस्पर्म में ही उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है, तो बाकी की जरूरत नहीं रहती उसको, तो वो रेसिड्यूल बचा रहता है एंडोस्पर्म का। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है वीट, मेज, बेरली, केस्टर, सनफ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ओकेशनली इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर मतलब होता है काली मिर्च। ठीक है, बीट, बीट मतलब होता है चुकंदर। रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर है, बीट है, इनमें न्यूसेलस के कुछ रेमिनेंट बचे हुए रहते हैं, परसिस्टेंट करते हैं। ठीक है, न्यूसेलस मैटरनल ओरिजिन होता है। ठीक है, मैटरनल मतलब जो फीमेल पार्ट रहता है उसमें से ये डेवलप होता है। तो न्यूसेलस के बारे में हम इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ चुके हैं।
अगर आप भूल गए हो तो उसको एक बार रिमाइंड करना। दिस रेसिड्यूल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म। ठीक है, तो ये जो रेसिडुअल होता है जिसमें न्यूसेलस परसिस्टेंट रहता है, बचा हुआ रहता है, उसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, फिगर 2.15a। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। ठीक है, जो इंटेग्यूमेंट रहता है ओव्यूल का, ठीक है, वो सीड कोट की ही तरह एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। ठीक है, द माइक्रोपाइल रिमेन्स अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। ठीक है, तो जो माइक्रोपाइल रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है कि स्मॉल पोर रहता है, ठीक है, सीड कोट में। और ये जो स्मॉल पोर है विच इज अ माइक्रोपाइल, वो क्या काम करता है, तो दिस फैसिलिटेट इंट्रीज ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ठीक है, जैसे कि आपने जैसे कि अगर हम चने का एग्जांपल लें, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक छोटी सी ऐसी पूंछ जैसा स्ट्रक्चर रहता है विच इज अ माइक्रोपाइल एंड, और वहां पर एक छोटा सा छेद रहता है। ठीक है, अगर आप उसको डीपली ऑब्जर्व करोगे, अच्छे से देखोगे, तो आपको उसमें दिख जाएगा। तो वो जो पोर होता है या जो छेद होता है वो किस लिए होता है, वो इसीलिए होता है कि उसमें वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री इन एंड आउट हो सके। एज द सीड मेच्योर्स its water content is reduced and seeds become relatively dry, 10 to 15% moisture by mass। ठीक है, तो जैसे जैसे सीड जो है वो मेच्योर होने लगता है, उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। और जो सीड है वो धीरे धीरे रिलेटिवली ड्राई होने लगता है, अपने वजन या अपने मास के 10% मॉइस्चर को वो लॉस कर देता है। ठीक है, अब मास क्या होता है, ठीक है, मास क्या होता है, सोचो। ठीक है, तो मास जो होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर, उसमें कितना परसेंट मैटर उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसका जो अमाउंट होता है वही मास कहलाता है। ठीक है, तो मास जो रहता है वो वेट से डिफरेंट रहता है। वेट जो रहता है मतलब जो मास रहता है वो एक जैसा ही रहता है, बट जो वेट रहता है वो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे कि चांद पर किसी व्यक्ति का वजन कम हो सकता है, ठीक है, और हमारी अर्थ पर कम अलग हो सकता है। ठीक है, ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है वेट, लेकिन मास के मैटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिजिक्स की टर्म आ गई है। ठीक है, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी होगी तो आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। सो वापस से आ जाते हैं बायोलॉजी में। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रायो स्लोज डाउन। ठीक है, और धीरे धीरे जो सीड रहता है या जो एम्ब्रायो रहता है, ठीक है, उसकी जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। द एम्ब्रायो में इंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेसी। ठीक है, और धीरे धीरे जो एम्ब्रायो है वो एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है जिसे डोरमेसी कहा जाता है। ठीक है, और इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती है एक एम्ब्रायो के साथ। ठीक है, धीरे नेचुरली तो वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है जिसे डोरमेसी कहा जाता है। और अगर उसको फेवरेबल कंडीशन जैसे कि मॉइस्चर, ऑक्सीजन, मिट्टी वगैरह, सुटेबल टेम्परेचर अगर हम उसको दें तो वो जर्मिनेट भी हो सकता है। सो एज ovules mature into seeds, the ovary develops into fruit, that is the transformation of ovule into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously। ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब जो ओव्यूल्स रहता है वो सीड में मेच्योर हो जाता है, ठीक है, और जो ओवेरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो ओव्यूल है, ठीक है, वो किसमें मैच्योर होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, मतलब जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, ओव्यूल सीड्स बन जाता है, और जो ओवेरी है वो डेवलप होकर के क्या बन जाती है, फ्रूट। जैसे कि अगर हम मैंगो का एग्जांपल लें, ठीक है, तो मैंगो का जो फ्रूट वाला सेक्शन है,
ठीक है, वो क्या है, वो वही ओवेरी रहती है जो कि डेवलप होकर के फ्रूट बन जाती है, और उसका जो उसकी जो गुठली रहती है, ठीक है, जिसको हम सीड कह सकते हैं, तो वो क्या रहता है, ओव्यूल रहता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था इसका। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, और ये जो दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ओव्यूल्स का सीड्स में और ओवेरी का फ्रूट में, ये साइमल्टेनियसली चलता है। ठीक है, मतलब साथ साथ ही होता है। द वॉल ऑफ ओवेरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। ठीक है, द वॉल ऑफ ओवेरी, ठीक है, मतलब जो फ्रूट का जो वॉल रहती है, जैसे जिसको हम छिलका बोल सकते हैं, जैसे आम है, आम का छिलका होता है जो आउटर वॉल रहती है। ठीक है, द वॉल ऑफ ओवेरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट। ठीक है, ओवेरी की जो वॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है, पेरिकार्प कहा जाता है, बायोलॉजिकल टर्म है ये उसी चीज की। सो द फ्रूट में बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो फ्रूट है वो फ्लैशी हो सकता है, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और मे बी ड्राई, और वो ड्राई भी हो सकता है फ्रूट, जैसे कि ग्राउंड नट है, ठीक है, मूंगफली है, मस्टर्ड है एक्सेट्रा। सो मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। ठीक है, मतलब जो बहुत सारे जो फ्रूट रहते हैं उनमें सीड के डिस्पर्जल का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, मतलब उनमें जो बीज है वो निकलते हैं। तो रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। ठीक है, अर्लियर क्लासेस में जो आपने फ्रूट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसका जो डिस्पर्सल मैकेनिज्म पढ़ा था, उसको हमें रिमाइंड करना है। Is there any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seed present in the fruit? ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो रहता है ओवेरी में, नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो रहते हैं वही फ्रूट में नंबर ऑफ सीड्स रहते हैं, तो ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, रिलेटेड है। नेक्स्ट लिखा है इन मोस्ट प्लांट्स by the time the fruit develops from the ovary other than floral part degenerate and fall off। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स में बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवेरी। ठीक है, ओवेरी से फ्रूट डेवलप होता है बहुत सारे प्लांट्स में, और बहुत सारे फ्रूट्स में, बहुत सारे प्लांट्स में क्या रहता है, जो फ्लोरल पार्ट डिजेनरेट हो जाते हैं या फॉल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ओवेरी से फ्रूट डेवलप होता है। However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contribute for fruit formation. Such as fruit is called false fruit। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो स्पीशीज होती है प्लांट की, जैसे कि एप्पल लें एग्जांपल के लिए, स्ट्रॉबेरी लें या किशू काजू लें हम, तो उसमें जो थैलमस होता है विच इज अ फ्लोरल पार्ट, फ्लावर का, जैसे फ्लावर रहता है उसका जो नीचे का जो मोटा हिस्सा रहता है, ठीक है, उसको थैलमस कहते हैं हम। तो बहुत सारे प्लांट में जो थैलमस होता है वो फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, उसी को हम फाल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, तो फाल्स फ्रूट की डेफिनेशन क्या रहेगी, अ फाल्स फ्रूट इज अ फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अदर देन द ओवेरी। ठीक है, मतलब ओवेरी से डेवलप ना होकर के फ्लावर के कुछ पार्ट से वो डेवलप होगा। ठीक है, जैसे कि फ्लावर के कुछ पार्ट में थैलेमस से भी डेवलप हो सकता है, सेपल्स से भी डेवलप हो सकता है, पेडिकल से भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, तो जो फॉल्स फ्रूट की जो डेफिनेशन है ये आप लिख सकते हो कि अ फॉल्स फ्रूट इज अ फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अदर देन द ओवेरी सच एज थैलेमस, सेपल्स और पेडिकल्स। ठीक है, अब फिगर 2.15 बी, मोस्ट फ्रूट्स हावेवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवेरी एंड कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, अब ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जो कि ओवेरी से डेवलप होते हैं। ठीक है, ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब यद्यपि बहुत सारी जो प्लांट की स्पीशीज रहती है, ठीक है, उसमें जो फ्रूट रहता है वो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्पीशीज भी होती है जिसमें जो फ्रूट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही ग्रो कर जाता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर आगे लिखी है, देर आर फ्यू स्पीशीज। ठीक
ठीक है। तो देर आर फ्यू स्पीशीज इन विच फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप हो जाता है। और इस टाइप के जो फ्रूट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, ये आप चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये जो डेफिनेशन से एग्जाम में आती है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बनाना। ठीक है, आप उसमें बीज नहीं देखोगे। तो अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि भैया बनाना में बीज नहीं होते हैं, तो बनाना का फर्स्ट प्लांट किसने उगाया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जो बनाना है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो ट्रू बनाना जो था, रियल बनाना जो था, वो वाइल्ड बनाना जो था, उसमें बीज होते थे बड़े बड़े। ठीक है, लेकिन इंसानों ने क्या करा, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, हाइब्रिड बनाया उसका। और अभी जो हम प्रेजेंट में जो बनाना हम ईट करते हैं, खाते हैं, ठीक है, वो हाइब्रिड किया हुआ बनाना रहता है। ठीक है, वो रियल बनाना नहीं है। रियल बनाना में तो वो वाइल्ड बनाना था और उसमें बीज रहते थे। ठीक है, तो ये तो था जनरल नॉलेज नॉर्मल सा। तो बनाना जो है वो क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का एक एग्जाम्पल है। सो आगे पढ़ते हैं हम। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। ठीक है, मतलब जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स रहते हैं, ठीक है, उनको हम उनके जो हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स रहते हैं, उनमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, हाइब्रिड कर सकते हैं। और इस टाइप के जो फ्रूट रहते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं, उनमें बीज नहीं होते हैं। ठीक है, सच सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, सीड्स जो रहते हैं वो बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोड्यूस करवाते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स को। फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more adaptable। ठीक है, तो पोलन ग्रेन से की बजाय मतलब सीड्स जो है, ठीक है, उसकी हेल्प से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ऑल्सो सीड हैव बेटर एडोप्टिव स्ट्रेटेजी फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। ठीक है, जो सीड्स रहते हैं या जो बीज रहते हैं उनमें एडोप्टिव स्ट्रेटेजीज जो रहती है, ठीक है, वो न्यू हैबिटेट को एडॉप्ट करने की जो स्ट्रेटेजी या रणनीति होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और वो नई नई स्पेशीज को क्रिएट करने में ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसीलिए आज के जमाने में क्या है कि सीड्स जो है उसी का यूज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज, ठीक है, सीड्स जो है वो सीड डिस्पर्सल जो रहता है वो बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एरियाज में उसकी कॉलोनाइज कर सकते हैं उनको, मतलब एक से ज्यादा हम उस क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। As they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। ठीक है, तो ये जो सीड्स होते हैं इनमें क्या रहता है, सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है। ठीक है, यंग सीडलिंग्स जो रहते हैं, जो यंग सीडलिंग्स मतलब जो बीज होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो बीज होते हैं उनको नरिश किया जाता है जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल न हो जाए। ठीक है, खुद से ही वो फोटोसिंथेसिस या जर्मिनेट होने के लिए एबल ना हो जाए, उसके पहले इसको अच्छे से नरिश किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है किसानों के द्वारा। ठीक है, तो द हार्ड सीड कोड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रायो। ठीक है, तो जो यंग एम्ब्रायो रहता है, ठीक है, उसका जो बीज रहता है, सीड रहता है, तो सीड में क्या रहता है, उसके आसपास सीड कोट होता है। ठीक है, जो उसको क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। ठीक है, तो चूंकि वो क्या है, सीड्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी लीड कर सकते हैं और बहुत सारी वेरिएशंस भी हमको मिल सकती है। सो आगे लिखा है, सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। ठीक है, हम सभी को पता है कि हमारी एग्रीकल्चर या जो हमारी खेती है उसका बेसिस क्या है, सीड्स। सीड्स नहीं होंगे तो खेती होगी नहीं।
ठीक है। तो डिहाइड्रेशन एंड डोर्मेसी इज द मेच्योर ऑफ मेच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। ठीक है। तो जो डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, बीज जो है वो सूख जाते हैं या वो डोर्मेसी की कंडीशन में चले जाते हैं। डोर्मेसी मतलब इनएक्टिव कंडीशन, जिसमें वो और ज्यादा उग नहीं सकते। ठीक है, मतलब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जितना होना था वो हो चुका, अब वो डोर्मेसी कंडीशन में चलेगा। ठीक है। तो डिहाइड्रेशन या डोर्मेसी जो रहती है मेच्योर सीड्स में, सीड्स की वो क्या रहती है, बहुत क्रूशियल रहती है। क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण होती है, ताकि सीड को हम स्टोरेज करके रख सके और उसको इन फ्यूचर हम क्रॉप प्रोडक्शन में उसका यूज कर सकें। ठीक है। विच कैन बी यूज्ड एट फूड इज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। ठीक है। तो इन सीड्स का यूज हम इसको अगर वो डोर्मेसी की कंडीशन में चलेगा या डिहाइड्रेशन हो गया उनको, तो ये जो डोर्मेसी वाले जो सीड्स है इनका फायदा ये रहता है कि हम उसको एक तो ईट भी कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है। फूड के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको स्टोर करके नेक्स्ट सीजन में क्रॉप्स को रेज करने में हम उसका यूज कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द अब्सेंस ऑफ सीड्स? क्या आप सीड्स के अब्सेंस में एग्रीकल्चर को इमेजिन कर सकते हो क्या? नहीं। और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर? या फिर आप ऐसे सीड्स की कल्पना कर सकते हो क्या कि जो जर्मिनेट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जर्मिनेट होने के बाद थोड़े टाइम बाद वो क्या है, वो थोड़े टाइम बाद क्या है कि खराब हो रहा है। ठीक है, मतलब उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो उसमें डोर्मेसी की जो स्टेप है वो फॉलो नहीं हो रही है। तो अगर किसी भी सीड में डोर्मेसी की कंडीशन नहीं होगी तो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। स्टोर करके नहीं रख सकते तो वो खराब हो जाएंगे, इतना सारा हम एक साथ खा नहीं सकते। ठीक है, उसको स्टोर करके नहीं रख सकते तो वो नेक्स्ट सीजन में काम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे बीज में हमारे कोई काम के नहीं होते। ठीक है। सो नेक्स्ट लिखा है हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन्स अलाइव आफ्टर दे डिस्पर्स्ड। ठीक है, मतलब जो बीज होते हैं जब हम उसको पौधे में से निकाल लेते हैं या डिस्पर्स कर लेते हैं तो वो कितने टाइम तक वो अलाइव रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। अब ये जो पीरियड होता है खराब होने का, ये जो पीरियड रहता है वो अलग अलग फसलों में अलग अलग होता है या अलग अलग सीड्स में डिफरेंट होता है। इन अ फ्यू स्पीशीज द सीड लॉस विएबिलिटी। विएबिलिटी मतलब क्या होता है, एक्टिवनेस। विएबिलिटी मतलब एक्टिवनेस। ठीक है, तो बहुत सारी स्पीशीज में जो सीड है वो अपनी जो विएबिलिटी है या जो एक्टिवनेस है उसको कुछ ही मंथ में लॉस कर देता है, खो देता है। सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लाइव फॉर सेवरल ईयर। ठीक है, सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लाइव फॉर सेवरल ईयर। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज भी होती है सीड्स की जो कि सेवरल ईयर्स, कई सालों तक वो बनी रहती है, डोरमेसी की स्टेट में ही वो रहते हैं। ठीक है, खराब नहीं होते। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। ठीक है, कुछ जो सीड की जो स्पीशीज है वो कई सौ सालों तक वो रिमेन रहती है या अलाइव रहती है। देर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट विएबल सीड। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है, अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है जिसमें आपको ऐसे सीड्स मिल जाएंगे जिनकी जो कि हजारों सालों तक जिनकी वेबिलिटी बरकरार रही। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है कि द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपिन ल्यूपिनस ल्यूपिनस आर्किटिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, तो ये एक बीज की क्वालिटी है। ठीक है, मतलब ये फ्लावरिंग वाला बीज है। ठीक है, और ये हजार मतलब बहुत पुराना, सबसे पुराना सीड है जो कि रिकॉर्डेड है। अब ये जो सीड है ये कितना पुराना है, तो द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डोरमेसी। ठीक है, मतलब डोरमेसी में जाने के 10,000 साल बाद वो जो बीज है जब उसको जर्मिनेट किया गया, तो ठीक है, मतलब जब उसको प्रॉपर कंडीशन दी गई तो वो जर्मिनेट भी हुआ प्लस उसने फ्लावर्स भी प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये सबसे पुराना रिकॉर्डेड सीड है। ठीक है, तो ये आप याद भी रख सकते हो क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, ल्यूपिनस आर्के आर्कटिकस। ठीक है, ये आर्कटिक टुंड्रा से मिला है। नेक्स्ट है अ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड विएबल सीड इज
ऑफ द डेट पाम। ठीक है, ये डेट पाम जो है ये 2000 साल पुराना बीज है और 2000 साल होने के बाद भी इसने अपनी डोरमेसी को लॉस नहीं किया। ठीक है, तो मतलब इतना पुराना बीज होने के बाद भी वो जर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है फोनेक्स डिक्टेलिफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मतलब होता है खुदाई। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान या खुदाई के दौरान मिला। अब खुदाई किस जगह की करी थी इन्होंने, तो ये किंग हेरोड्स के पैलेस की, उनके महल की खुदाई करी थी, तब ये बीज वहां पर उनको मिला था। ठीक है, नियर डेड सी। ठीक है, नेक्स्ट में कुछ सेक्शन दे रखा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इस पर कट लगा दो, यहाँ इतना हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एपोमिक्सिस और पोली पोली कहाँ गया, हाँ, पोली एम्ब्रायनी के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इतनी वीडियो आपको समझ में आई हो तो डू सब लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो वैसे थोड़ा लंबा हो गया है बट कोई बात नहीं।